एनिमे की शुरुआत होती है एक नॉर्मल लड़के सोमा के साथ जो थोड़ा नट टाइप का होता है, हमेशा किताबों में घुसा रहता है। वो अपने दादा के साथ मॉडर्न जापान में रहता है और हर काम को बहुत ही सोच समझ कर करता है। प्लानिंग और लॉजिक उसकी लाइफ का पार्ट है। सोमा अपना ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में बिताता है क्योंकि उसका सपना है कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बने। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रहा होता है तभी एक अजीब सी ब्राइट लाइट उसके ऊपर चमकने लगती है। सोमा पहले कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब तक वो रिएक्ट करता, उसे एक तेज रोशनी के अंदर खींच लिया जाता है और अगले ही मोमेंट वो खुद को आसमान के नीचे गिरता हुआ पाता है, किसी अनजानी दुनिया में। उसे लगता है कि इतनी हाइट से गिरना मतलब बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी कुछ मैजिकल होता है। वो बिना किसी चोट के बिल्कुल सेफ तरीके से जमीन पर गिरता है। थोड़ा स्टैगर करता है, हल्का चक्कर आता है, लेकिन कुछ ही देर में वो खुद को संभाल लेता है। जब वो अपने आसपास नजर डालता है तो देखता है कि कुछ अजीब लोग उसे घूर रहे होते हैं। उन्होंने लंबे कोट पहने होते हैं और उनके चेहरे काफी सीरियस होते हैं। कुछ लोग तो आधे जानवर जैसे दिखते हैं, जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड के कैरेक्टर हो। वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन दिखाता है जैसे उसे कोई डर नहीं है और ब्लफ करता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल में ले रहा है। वो लोग उसे एक बड़े से हॉल में ले जाते हैं जो किसी कोर्ट रूम जैसा लगता है। वहां सब लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने होते हैं और थ्रोन पर एक किंग बैठा होता है। किंग खड़ा होकर सोमा का स्वागत करता है और उसे हीरो कहकर बुलाता है। वो कहता है कि सोमा ने उनका बुलावा स्वीकार किया और अब उनके किंगडम को उम्मीद मिली है। लेकिन सोमा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसने कोई समन एक्सेप्ट नहीं किया, उसे तो जबरदस्ती यहां खींच कर लाया गया है। यह सुनकर किंग थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर पोलाइटली सब एक्सप्लेन करने का वादा करता है। फिर किंग बताता है कि यह दुनिया एक मैजिकल वर्ल्ड है जहां विचेस, विजर्ड्स, ड्वार्फ्स, एल्व्स, नाइट्स और ड्रैगन्स भी होते हैं। सब कुछ एक फैंटेसी ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन यह उनके लिए सच्चाई है। कुछ समय पहले उनके कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में एक बड़ा सा वर्ल्ड खुल गया था जहां से डीमंस निकलने लगे। इतने ज्यादा कि गिनती तक करना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे डीमंस पूरे रीजन में तबाही मचाने लगे। सभी किंगडम्स ने मिलकर उन डीमंस के खिलाफ लड़ना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डीमंस कभी खत्म नहीं होते। जितने मारे जाएं उतने और पैदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंगडम के पास सोल्जर्स बहुत ही लिमिटेड हैं और हर दिन वो लोग और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। अंत में किंग कहता है कि इसी वजह से उन्हें एक हीरो की जरूरत थी, कोई ऐसा जो इस सिचुएशन को संभाल सके। लेकिन सोमा सीधा कह देता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान नहीं देगा। वो कहता है कि उसे उसकी मर्जी के बिना यहां लाया गया और ये बहुत गलत है। यह सुनकर किंग की आंखों में गिल्ट और शर्म साफ दिखती है। तभी उसके मिनिस्टर्स में से एक आगे आता है और सिचुएशन को थोड़ा क्लियर करता है। वो बताता है कि उनके कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल किंगडम केओस एम्पायर बार बार उनसे पैसा मांग रहा है और थ्रेटन कर रहा है कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो वॉर छेड़ देगा। सोमा ये सब सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और डायरेक्टली पूछता है कि इस सब में मेरा क्या रोल है। मिनिस्टर थोड़ा नजरें झुकाकर कहता है कि उनका प्लान था एक हीरो को समन करने का, ताकि उस हीरो को गिफ्ट के तौर पर केओस एम्पायर को दे सके और बदले में पैसा ना देना पड़े। सोमा की आंखें शॉक में खुल जाती हैं, उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है। वो किंग की तरफ देखता है जो अब और भी गिल्टी और बेचैन नजर आता है। सोमा सीधा पूछता है, तो तुम्हारा प्लान था कि किसी दूसरी दुनिया से हीरो को उठाकर लाओ और उसे किसी को गिफ्ट की तरह दे दो? किंग धीरे से सर हिलाकर हाँ कहता है। सोमा को समझ आ जाता है कि उसे यहां से एस्केप करना है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि भागना आसान नहीं है क्योंकि ये जगह उसके लिए पूरी तरह अनफेमिलियर है। वो डिसाइड करता है कि सिचुएशन को लॉजिकली और स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। फिर वो किंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम मुझे केओस एम्पायर को दोगे तो वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे? किंग कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देता है और कहता है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर सोमा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पूछता है, क्या मैं जिंदा रहूंगा या वो लोग मुझे सीधे मार देंगे? इस सवाल पर सब लोग चुप हो जाते हैं। सोमा समझ जाता है कि उसकी लाइफ को लेकर कोई गारंटी नहीं है और अब उसे खुद फैसला लेना पड़ेगा। वो मिनिस्टर से पूछता है कि आखिरी बार किसी हीरो को कब समन किया गया था? मिनिस्टर कहता है कि 500 साल पहले एक बार समन किया गया था। उसके बाद कई बार ट्राई किया गया लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिली। सोमा फौरन लॉजिक अप्लाई करता है और पूछता है कि अगर तुमने मुझे केओस एम्पायर को दे दिया तो क्या वो लोग फ्यूचर में कभी कुछ और नहीं मांगेंगे? इस सवाल से पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। सबको एहसास होता है कि यह सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं, और हीरो को बार बार समन नहीं किया जा सकता। किंग का फेस बहुत ही कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस दिखता है। यह देखकर सोमा को लगता है कि यही मौका है कंट्रोल लेने का। वो कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं इस किंगडम को बचाने के लिए आया हूं और मैं वही हीरो हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह लड़का सच में कुछ स्पेशल है। सोमा फिर डिक्लेयर करता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे किंगडम के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाए जाएं। मुझे सब कुछ एनालाइज करना है, इनकम, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, सब कुछ। तभी मैं सिस्टम को सुधार कर पैसा जनरेट करने का प्लान बना सकता हूं। सोमा के बोल्ड डिसीजन के बाद सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उनका किंगडम बचाया जा सकता है। राजा भी बहुत इंप्रेस्ड होता है और कहता है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर सब लोग अंदर एक प्राइवेट रूम में जाते हैं जहां सोमा को रियलाइज होता है कि उसके पास अभी कोई प्रॉपर प्लान नहीं है।
लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले तो किंगडम के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखने होंगे। अगले 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके सोमा राजा और मिनिस्टर्स के साथ बैठकर सारे पैसों का हिसाब चेक करता है, इनकम, टैक्स, पेंडिंग लोन्स, हर चीज का। ये काम काफी मुश्किल होता है, लेकिन एंड में वो एक बेसिक सॉल्यूशन निकाल लेता है जिससे किंगडम को थोड़ा रिकवर किया जा सके। फिर अगली सुबह सब लोग एक ह्यूज हॉल में आते हैं जहां पर लोगों की मैसिव भीड़ होती है। सोमा थोड़ा नींद में डूबा और थका हुआ लगता है, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। तभी राजा उसके पास आता है और सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि आज से इस किंगडम का राजा सोमा होगा और मैं अपनी गद्दी सोमा को देने जा रहा हूँ। यह सुनकर सभी लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान खुद सोमा होता है। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, राजा एक और अनाउंसमेंट कर देता है, मेरी बेटी लीस की शादी सोमा से होगी ताकि उसका राज्य पर अधिकार और भी मजबूत हो जाए। सोमा एकदम स्पीचलेस हो जाता है। उसकी लाइफ एक पल में पूरी तरह से बदल जाती है। अब उसके ऊपर पूरे किंगडम के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रात को वो अपने चेंबर में बैठा होता है, फाइल्स और पेपर वर्क का ढेर उसके सामने पड़ा होता है। ना कोई रेस्ट, ना कोई स्लीप। काम इतना ज्यादा होता है कि आंखों के सामने सब कुछ ब्लर होने लगता है। तभी एकदम से रूम का दरवाजा खुलता है और एक ब्यूटीफुल लड़की जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में होती है, बिना कुछ बोले अंदर आ जाती है। सोमा इतना टायर्ड होता है कि बिना उसकी तरफ देखे बस इतना पूछता है, तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? लड़की थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और फिर गुस्से में बोलती है, हाँ मैं हाईली एजुकेटेड हूँ। सोमा फिर बिना ऊपर देखे उससे कुछ बेसिक मैथ के बारे में पूछता है। जब लड़की सही जवाब देती है तो वो कहता है, ठीक है पेपर वर्क में मेरी हेल्प करो। तभी लड़की आगे बढ़कर कहती है, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? मैं उस राजा की बेटी हूं जिसे तुमने हटाया है। ये सुनकर सोमा फाइनली ऊपर देखता है और पूछता है, अगर तुम प्रिंसेस हो तो मिलिट्री यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? लीस एक्सप्लेन करती है कि उसे हमेशा से कॉम्बैट और फ्रंट लाइन बैटल में इंटरेस्ट था, इसलिए उसने मिलिट्री ज्वाइन की ताकि वो सिर्फ राजकुमारी ना रहे बल्कि कुछ और भी बन सके। फिर वो सोमा से डायरेक्टली पूछती है, मेरे पिता ने ऐसे ही रियासत छोड़ दी, क्या तुमने उन पर दबाव डाला? सोमा थक कर बोलता है, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे तो बस यहाँ से बचकर निकलना है। लेकिन तुम्हारे पिता इतने इम्प्रेस्ड हो गए कि उन्होंने मुझे किंग बना दिया। वह उसे रियश्योर करता है कि वो ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रहेगा, बस 2 या 3 साल जब तक किंगडम फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए। उसके बाद वो वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा। फिर वो उसे कहता है कि एंगेजमेंट को लेकर उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो कभी भी उससे रिश्ता तोड़ सकती है। लीजे उसकी ये बात सुनकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है और उससे थोड़ा अच्छे से बात करने लगती है। फिर वो उसे बताता है कि वो ऑलरेडी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और उसने किंगडम के वॉल्ट में रखे बेकार के ज्वेल और खजाने को बेच दिया, क्योंकि इस वक्त लोगों को खाना चाहिए, नॉट गहने जो बस ताले में बंद पड़े हैं। ये सुनकर लीज थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि उनमें से कई चीजें एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स थीं जो काफी रेयर और वैल्यूएबल थी। तभी एमसी उसे एक लिस्ट दिखाता है और बताता है कि उसने सिर्फ बेसिक गोल्ड और सिल्वर वाले ज्वेलरी बेचे हैं, कोई भी नेशनल हेरिटेज या डार्क मैजिक से जुड़ी चीजें नहीं बेची। ये सब देखकर लीज पूछती है, अब आगे का प्लान क्या है? तब वो कहता है कि वो केओस किंगडम को पैसा भेजने का कोई प्लान नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी उनके अपने किंगडम के लोग बहुत भूखे हैं और उन्हें खाना देना सबसे जरूरी है। तभी लीज उसे सजेस्ट करती है कि वो पैसा डायरेक्टली केओस एम्पायर को देने की बजाय अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में यूज करे। सोमा थोड़ा सोचता है और उसे लगता है कि लीज सही कह रही है। अगर हम उन्हें बार बार पैसे देते रहेंगे तो वो हर बार मांगेंगे, लेकिन अगर हम अपनी मिलिट्री में इन्वेस्ट करें तो हम उनके सामने खड़े हो सकते हैं और अपनी पोजीशन वापस ले सकते हैं। धीरे धीरे सोमा को यह दुनिया समझ में आने लगती है। फिर वो पूरे किंगडम का टूर करता है जहां उसे कई छुपी हुई चीजें पता चलती हैं जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। दूर से देखने पर यह किंगडम पुराने जमाने जैसा लगता है जहां कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टूल्स यूज नहीं हो रहे होते, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ कई मॉडर्न चीजें छुपी हुई फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि लाइट बल्ब्स, जो कि एक मॉडर्न इन्वेंशन है और रोशनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना बल्ब्स, फिर भी हर स्ट्रीट में लैंप्स लगे होते हैं और रात में हर जगह लाइट होती है। ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। वो लोग बिना किसी मशीन के लाइट, हीट और पानी क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक प्रीस्ट उसे लेकर जाता है और कहता है कि अपना हाथ उस अजीब से स्टैचू पर रखो, अगर तुम्हारे अंदर मैजिक अफिनिटी हुई तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही वो अपना हाथ उस मूर्ति पर रखता है, उसका दिमाग रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके सामने खाली जगह में कई चमकदार लाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसने एलएसडी ले ली है, लेकिन तुरंत उसे याद आता है कि ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसे समझ में आता है कि यह सब मैजिक का असर है। जब वो वापस आता है तो प्रीस्ट उसे बताता है कि हाँ, उसमें मैजिक अफिनिटी है और उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि उसकी मैजिक और स्ट्रांग हो सके। फिर वो अपने चेंबर में वापस चला जाता है जहां उसने कुछ लोगों को हायर किया होता है जो पढ़े लिखे होते हैं ताकि पेपर वर्क में हेल्प कर सके, और खुद भी चेयर पर बैठकर काम शुरू करने से पहले थोड़ा मैजिक के साथ खेलता है। वो अपना कॉन्शियसनेस 3 पेन्स में ट्रांसफर करता है और तुरंत वो तीनों पेन्स खुद ब खुद काम करने लगती है। जब वो चौथी पेन पर ट्राई करता है तो काम नहीं करती। तब उसे समझ में आता है कि अभी उसकी लिमिट 3 ऑब्जेक्ट्स तक ही है।
जब वो काम कर रहा होता है तभी लाइस चेंबर में आती है उसे देखने के लिए, और ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है कि पेन्स खुद ब खुद लिख रही हैं। वो उससे पूछती है कि ये किस टाइप का मैजिक है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा मैजिक नहीं देखा। सोमा कहता है कि उसने ये अभी अभी बनाया। लीज तुरंत मान लेती है, लेकिन कुछ और पूछने से पहले सोमा उसके सामने पेपर वर्क का एक बड़ा सा स्टैक रख देता है और कहता है कि अब काम पर ध्यान दो। फिर सब मिलकर लंबे समय तक पेपर वर्क में बिजी रहते हैं। काफी देर के बाद जब सोमा अपनी थकी हुई आंखों से देखता है तो उसे पता चलता है कि सब लोग थकान से सो चुके हैं। वह धीरे से लाइस के पास आता है जो कि काउच के पास सो रही होती है। थोड़ी देर वो उसे देखता है और प्यार से उसके बाल को हटा देता है, लेकिन लीजे ऐसे लोगों की आदत से डरी होती है। वो तुरंत उठ जाती है और गुस्से से पूछती है कि वो क्या कर रहा था। सोमा कामली कहता है कि वो बस देखने के लिए आया था कि क्या वो सो रही या फिर नहीं, बस और कुछ भी नहीं। अगली सुबह वो लाइस से कहता है कि उसे कुछ दिखाना है। दोनों हॉर्स पर निकल जाते हैं। लीज थोड़ी हैरान होती है क्योंकि आमतौर पर हॉर्स लड़का चलाता है, लेकिन यहाँ पर सोमा पीछे बैठा होता है और लाइस के बीस्ट को जोर से पकड़ा होता है क्योंकि उसे हॉर्स चलाना नहीं आता। दोनों काफी लंबी और रोमांटिक राइड करते हैं जो कि खत्म होती है एक बड़े से फील्ड के पास जो कि पूरे सफेद रंग से ढका हुआ होता है। दोनों हॉर्स से उतरते हैं और सोमा उसे चलते हुए फील्ड दिखाता है, फिर बताता है कि उसका पूरा देश ऐसे कॉटन के फील्ड से भरा हुआ है जो कि बेकार हो चुके हैं। वह बताता है कि एक टाइम था जब कॉटन काफी वैल्यूएबल था, इसलिए सभी फार्मर्स ने इसे लार्ज स्केल पर उगाना शुरू कर दिया ताकि एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सके। यह प्लान तब तक ठीक था जब तक कि बाकी कंट्रीज ने कॉटन उगाना स्टार्ट नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई, लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ी और तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसी कॉटन के ओवर प्रोडक्शन ने पूरा सिस्टम ही हिला कर रख दिया। जब सब जगह कॉटन ही कॉटन होने लगा तो उनकी कीमत जमीन पर आ गई और अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। यही वजह है कि देश में आज फैमिन मतलब कि अकाल चल रहा है। लोगों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं है। लाइस काफी उदास हो जाती है और कहती है कि वह भी कभी इस देश की लीडर में से एक थी, लेकिन उसे तो इस बात का जरा भी आइडिया नहीं आया था। वो सोमा से माफी मांगती है, लेकिन सोमा उसे रोकता है और कहता है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब उसे मिलकर उसके साथ उसकी मदद करनी होगी ताकि देश को दोबारा से उसकी पुरानी शान तक ले जाया जा सके। तभी एक आदमी आता है जो कि अपना नाम आर्क बताता है। वो गार्ड्स का लीडर होता है। वो भी उनके साथ बैठ जाता है और वो सोमा से पूछते हैं क्या वो उनके लिए कुछ कर सकता है। सोमा बिना कुछ छुपाए साफ कह देता है कि इस देश में ज्यादा लोग किसी काम के नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उसे ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर स्किल हो। आर्क सर झुकाकर कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा, फिर वहां से चला जाता है। बाद में लाइस और सोमा चाय पी रहे होते हैं और तभी सोमा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लाइस से पूछते हैं क्या उनके पास कोई ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। लीज कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि सोमा क्या बोल रहा है। सोमा फिर उसे डिटेल्स में समझाता है और तभी लीजे बताती है कि हाँ, एक डिवाइस है जो कि पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए यूज होती है। सोमा बहुत ही खुश हो जाता है। हाँ, मुझे यही चाहिए था उसके काम के लिए, और लीजे से कहता है कि उसे तुरंत उस डिवाइस के पास ले चले। फिर वो उसे बताता है कि उसका प्लान डायरेक्ट पब्लिक से रिक्रिएट करना है। लीजे उसे बताती है कि वह लोग ऑलरेडी ऐसा करते हैं। इस बात से सोमा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि वह लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। लीजे बताती है कि वो लोग रिटन एग्जाम करवाते हैं और जो लोग भी उस एग्जाम में पास करते हैं उन्हें कासल में जॉब मिलती है। सोमा तुरंत कहता है कि यह मेथड काफी एफिशिएंट है, हो सकता है कि वो कोई टैलेंटेड लोगों को मिस कर रहे हों। फिर वो पूछता है कि देश की लिटरेसी रेट कितना है। लाइस बताती है कि 30% के आसपास। सोमा उसे देखता है और कहता है कि सिर्फ रिटन एग्जाम से कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान कितना टैलेंटेड है या फिर नहीं। वो कहता है कि टैलेंट उसकी एप्टीट्यूड में होता है, ना कि उसकी लिखने पढ़ने की एबिलिटी में। फिर वो बताता है कि ये एग्जाम सिस्टम मोस्टली उन्हीं लोगों के फेवर में होता है जिनके पास पैसा और पावर होती है, जो अपने बच्चों को बेस्ट एकेडमी में भेज सकते हैं और उनके लिए कोर्ट में सही पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये तो सीधा नेपोटिज्म है। अगले दिन जब लीज को यह बात पता चलती है तो वह बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। वो तुरंत सोमा से पूछती है कि तुम ये सब करके क्या प्रूव करना चाहते हो। सोमा बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन सोमा एक बड़ी ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस के सामने खड़ा होता है। उसके साथ लाइस भी होती है और पूरा किंगडम उसकी बात सुन रहा होता है। सोमा अपनी आवाज में एक नई एनर्जी के साथ अनाउंस करता है, मैं आज तुम सभी को एक ऐसा मौका देने के लिए जा रहा हूं जो कि तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख सकता है। उसकी बातों ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया होता है। सोमा बोलता है, मैं तुम्हें एक ओपन राउंड अनाउंस करता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई भी खास स्किल है, कोई टैलेंट या फिर कोई छिपी चिंगारी जो कि किसी के भी काम आ सकती है, तो उसमें से हिस्सा ले सकते हो। ना तुम्हारा पैसा मैटर करता है और ना ही तुम्हारा बैकग्राउंड, सिर्फ तुम्हारी काबिलियत, जाजबा और तुम्हारी मेहनत का मतलब है। अगले दिन किंगडम के सबसे बड़े हॉल में लोग इकट्ठा होते हैं। सोमा अपने रियल थ्रोन पर बैठा होता है और उसके पास लिस्ट भी होती है और सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आर्क सबका इंट्रोडक्शन करता है और सब लोग किंग के सामने झुक जाते हैं, बस एक को छोड़कर, एक लंबी सी डार्क स्किन लड़की जिसका नाम एश होता है। वो झुकती नहीं। आर्क गुस्से में बोलता है कि तुम झुक क्यों नहीं रहे हो, यह किंग के सामने बहुत ही बदतमीजी की बात हो जाएगी। लेकिन एश डायरेक्टली उससे बोलती है कि मैं एक वॉरियर एल्फ क्लैन से हूं,
हम सिर्फ उसी के सामने झुकते हैं जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं। आर्क और गुस्से में आता है, पर सोमा हाथ उठाकर उसे रोक देता है। लेट इट गो, वह कहता है और तुरंत अपना स्पेशल मैजिक एक्टिवेट करता है। उस मैजिक से वह आयशा के क्लैन के बारे में सब कुछ जान जाता है। वॉरियर एल्व्स, एक ऐसा ट्रैप जो अपनी फाइटिंग स्किल्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उनकी ब्रेवरी और लॉयल्टी बहुत ही लेजेंडरी होती है। आयशा कहती है, मैं अपने क्लैन की बेस्ट वॉरियर में से एक हूं। और फिर वो सोमा से पूछती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सोमा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मदद किस बात की? आयशा बताती है कि उनका ब्लेसेड फॉरेस्ट, जहां पर वे सब रहते हैं, आजकल बिना किसी रीजन के मरता जा रहा है। ट्रीज गिरते जा रहे हैं, सब कुछ ड्राई होता जा रहा है और जंगल की लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है। आयशा कहती है, हम अपने फॉरेस्ट का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी वह हर दिन कमजोर होता जा रहा है। उसने सुना था कि सोमा एक इंटेलिजेंट और समझदार राजा है, इसलिए वह हेल्प मांगने आई थी। सोमा थोड़ा सोचता है और पूछता है, क्या तुम लोग फॉरेस्ट को थिन करते हो? आयशा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। थिन, ये क्या होता है? सोमा समझाता है कि कभी कभी जब फॉरेस्ट अपने आप ग्रो करता है तो बड़े बड़े ट्रीज पूरा सनलाइट अब्सॉर्ब कर लेते हैं और नीचे के छोटे प्लांट्स तक धूप नहीं पहुंचती। फॉरेस्ट अंदर से हॉलो हो जाता है, लेकिन ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है। आयशा यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है। सोमा कहता है, तुम्हारे जंगल को शायद हेल्प चाहिए, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर इसे बचा सकता हूं। सोमा उसे समझाता है कि जंगल को हेल्थी रखने के लिए सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना काफी नहीं होता। कभी कभी पुराने पेड़ भी गिराने पड़ते हैं, और अगर जंगल की ग्रोथ कंट्रोल न हो तो सॉइल इरोजन हो सकता है और पूरा इकोसिस्टम टूट सकता है। तभी आयशा बिना कुछ कहे जोर से झुक जाती है और पूरे हॉल में एकदम साइलेंस छा जाता है। वह बोलती है, मैं अपनी जान, अपना सामान, सब कुछ आपके नाम करती हूँ। मेरे राजा सोमा, आज से मैं सिर्फ आपके लिए झुकूंगी और जरूरत पड़ी तो आपके लिए मर भी जाऊंगी। मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लीजिए और हमारे जंगल को बचा लीजिए। सोमा उसकी आंखों में देखता है और धीरे से हाँ कह देता है, तुम्हारी लॉयल्टी मुझे बहुत ही कबूल है। आयशा बहुत खुश हो जाती है और कोर्ट के लोग इस नए रिश्ते को रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद अगला कैंडिडेट सामने आ जाता है, एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम होता है हुआ। हुआ एक बहुत ही लॉयल मेड होती है, और सिर्फ मेड ही नहीं बल्कि किंगडम की सबसे खूबसूरत बेस्ट सिंगर भी। मिनिस्टर बताते हैं कि ये उन मेड्स के लिनियज से हैं जिन्हें कभी सुंदर परियां कहा जाता था। इनकी आवाज इतनी मधुर होती थी कि ये लोग शिप्स को कंफ्यूज कर देती थी और फ्लीट्स को बर्बाद कर देती थी। सोमा सुनकर हैरान हो जाता है, अगर ये सच है तो इसका सिंगिंग टैलेंट इसके खून में ही होगा। वह जुआ को सामने बुलाता है और कहता है, क्या तुम हमारे सामने एक गाना गा सकती हो? जुआ आराम से कहती है, हाँ, लेकिन मेरे ज्यादातर गाने उदासी से भरे होते हैं। सोमा थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, अगर मैं तुम्हें कोई नया गाना सुनाऊं तो क्या तुम उसे एक बार में याद कर सकती हो? जुआ बस मुस्कुराती है, मुझे एक बार सुनना ही काफी होता है। सोमा अपना फोन निकालता है और सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी होती। सोमा एक ईयरफोन उसके कान में लगाता है और गाना प्ले करता है। जुआ ध्यान से सुनती है और फिर धीरे से सिर हिलाती है, पास हो गया। फिर वह सबके सामने खड़ी होती है, आंखें बंद करती है और गाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज में जादू था, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया और सब उसकी आवाज में खो गए। जब गाना खत्म हुआ तो कोर्ट पूरी तालियों से गूंज उठा। सोमा बहुत इंप्रेस्ड होता है, तुमने एक बार में गाना याद किया और वो भी परफेक्शन के साथ, दैट्स अमेजिंग। लेकिन अब जो बंदा आता है उसे देखकर सब लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एक मोटा सा आदमी जो काफी नर्वस लगता है और पसीने में भीगा होता है, उसका नाम होता है पोंचो। वह आगे आता है और ठोकर खाकर गिर जाता है। लोग हंसते हैं, लेकिन वह चुपचाप उठता है और कहता है, मैं एक ग्लटन हूं, मुझे खाना बहुत पसंद है और मैंने इस किंगडम का लगभग हर डिश ट्राई किया है। वह एक्सपेक्ट करता है कि राजा उस पर हंसेगा या उसे निकाल देगा, लेकिन सोमा अपनी सीट से उठता है और उसका हाथ पकड़ता है। मैं तो कब से किसी ऐसे ही बंदे का इंतजार कर रहा था। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सोमा कहता है, जब पूरा किंगडम फैमिन में झूम रहा हो तो एक ऐसा इंसान जो हर डिश के इंग्रेडिएंट्स जानता हो बहुत काम का हो सकता है। पोंचो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रो पड़ता है। जिंदगी भर लोगों ने मुझे फैट कहा, मुझे लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूं। सोमा हल्के से मुस्कुराता है, हो सकता है दिखने में तुम फनी हो, लेकिन तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सोमा ने पोंचो के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, तुम्हारा काम है इस देश को फैमिन से निकालना और फिर तरक्की की राह पर ले जाना। पोंचो के चेहरे पर खुशी और आंसू का परफेक्ट कॉम्बो था। और अब अगला कैंडिडेट सामने आता है, एक थोड़ा डार्क वाइब वाला बंदा जिसकी आंखों में अजीब सा ठहराव होता है। नाम होता है केज। केज चलते चलते राजा सोमा के सामने आता है और कहता है, जब आप सभी को जज कर रहे थे तब मैं आपको जज कर रहा था। कोर्ट में हल्की हल्की चर्चा होने लगती है, लेकिन केज अपनी बात कंटिन्यू करता है, मैं इस किंगडम का सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स में से एक हूं। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक शौक है, बुक्स। मैं हर जबान, हर लैंग्वेज और हर सब्जेक्ट पढ़ता हूं और हर चीज को समझने की कोशिश करता हूं। सोमा उसकी बात सुनते ही समझ जाता है, यह बंदा नॉर्मल नहीं है, यह बहुत ही जीनियस है। सोमा उससे पूछता है, तुमने मुझे जज किया, क्या कंक्लूजन निकला? केज कैजुअली कहता है, सब कुछ सिर्फ एक ही डिसीजन पर डिपेंड करता था, आपने उस मोटे पोंचो के साथ क्या किया। कोर्ट एकदम साइलेंट हो गया। अगर आपको लगता कि वह बेकार है तो आप इस राजधानी के लायक नहीं होते।
लेकिन आपने उसे सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसकी एसेंस भी समझी। वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि आप में सच में कुछ बात है। और केज कहता है, मुझे अपना राइट हैंड बना लो, मैं आपका लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ। सोमा इंप्रेस्ड होता है और केज की सोच और एनालिसिस देखकर उसे अपना एडवाइजर अपॉइंट कर देता है। और अब लाइन में आखिरी कैंडिडेट आता है, एक छोटी सी डरी हुई वुल्फ गर्ल जिसका नाम होता है टोमो। उसके कान बहुत बड़े होते हैं, आंखें मॉइस्ट, और वह बेरली बोल पा रही होती है। लिश हल्के से फुसफुसाकर बोल देती है, वुल्फ क्लैन के लोग तो कभी भी किंगडम के अंदर देखे ही नहीं जाते। सोमा सॉफ्टली कहता है, हो सकता है कि रिफ्यूज हो, पर कोशिश करो बोलने की कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन टोमो और ज्यादा घबरा जाती है, उसका गला सूख जाता है और वह कुछ भी नहीं बोल पाती है। तभी सोमा अपने थ्रोन से उठता है और सीधा टोमो के पास जाता है। उसके सामने झुककर एक दोस्ती की तरह पूछता है, क्या हुआ है तुम्हें? टोमो धीरे से झुकती है और उसके कान में कुछ बोलती है, बस एक लाइन, बहुत ही हल्की सी, ऑलमोस्ट इनऑडिबल। और सोमा की आंखें एकदम से वाइड हो जाती हैं। वो बहुत ही शॉक्ड था, लेकिन तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। वह कुछ नहीं दिखाता, सीधा उठता है और कहता है, आज का सिलेक्शन यहीं तक, आप सभी जा सकते हैं, लेकिन टोमो तुम रुको। कोर्ट क्लियर होता है और रात होने से पहले सोमा अपने प्राइवेट चेंबर में होता है। वहां पर मिनिस्टर आर्क, लिज और काउच पर बैठी होती है टोमो। सोमा सबसे पूछता है, क्या तुम लोगों ने सुना था कि उसने मेरे कान में क्या बोला? सब कहते हैं, नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं था, सिर्फ एक फुसफुसाहट सी आवाज आई थी। तभी सोमा उन सभी को देखता है और कहता है, जो उसने कहा था वो हम सबके लिए बहुत ही डेंजरस बन सकता है। सोमा चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे ये बात पता होती है कि पूरी किंगडम में ये बात किसी और ने नहीं सुनी, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट नहीं हुई। फिर वह सबसे कहता है कि अब जो बात बताने जा रहा हूं उसे किसी भी हाल में सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि अगर ये बात बाहर चली गई तो पूरी किंगडम हिल सकती है। फिर वो बताता है कि टोमो ने उसे कहा था कि वो सिर्फ एनिमल से ही नहीं बल्कि डीमन से भी बात कर सकती है। ये सुनते ही लिज बिल्कुल शॉक में चली जाती है। वो कहती है, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि डीमंस की लैंग्वेज बाकी किसी भी रेस की लैंग्वेज से बहुत ही अलग होती है, और अब तक दुनिया में कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं है जो कि उनकी लैंग्वेज को समझ पाया हो, उनकी खुद की गिल्ड को छोड़कर। सोमा उसकी तरफ देखता है और कहता है, इसी वजह से टोमो शायद पूरी कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की बन चुकी है, मुझसे भी ज्यादा। लिज टोमो से पूछती है कि उसने कैसे सीखा कि वो डीमंस की लैंग्वेज समझ सकती है। तो वो बताती है कि कुछ टाइम पहले जब वो जंगल में घूम रही थी, तब उसने अचानक कुछ आवाजें सुनी। जब वो चेक करने गई तो उसने देखा कि एक शॉर्ट हाइट डीमन जिसका चेहरा एकदम डॉग जैसा था उसकी तरफ देख रहा था। टोमो घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तभी डीमन ने अपनी लैंग्वेज में उसे चिल्लाने से मना किया। और हैरानी की बात यह थी कि टोमो ने उसकी बात समझ ली और वह तुरंत चुप हो गई, डर गई थी। डीमन भी सरप्राइज हो गया और उसने टोमो से पूछा, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? टोमो ने हाँ कहा, और तभी वहां पर कुछ और आवाजें आने लगी और डीमन ने उसे कहा, तुरंत भाग जाओ, वरना अगर दूसरे डीमन ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। उसके बाद टोमो वहां से भाग गई और फिर कभी डीमन से नहीं मिली। लेज सोमा की तरफ देखती है और उससे पूछती है, क्या वो डीमंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज का प्लान बना रहा है क्या? क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डीमंस ने अब तक कितने ही ह्यूमंस को मार डाला है। और सोमा तुरंत कहता है, ह्यूमंस ने भी तो काउंटलेस डीमंस को मारा है। वो कहता है कि हो सकता है कि ये पूरी वॉर ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बस इसलिए क्योंकि दोनों तरफ एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए। लिज थोड़ा सोचती है और उसे लगता है कि शायद सोमा सही है। सोमा आर्क को कहता है कि टोमो को तुरंत रॉयल लेवल की सिक्योरिटी दी जाए और इंश्योर किया जाए कि वह हमेशा सेफ रहे। पर मिनिस्टर कहता है कि एक गरीब लड़की जैसे कि टोमो के आसपास रॉयल गार्ड्स दिखेंगे तो सब लोग उस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और ये बात ज्यादा बढ़ सकती है। सोमा सोचता है और उसे लगता है कि मिनिस्टर की बात सही है। तभी मिनिस्टर एक सजेशन देता है। वो कहता है, अगर टोमो को लीगली अडॉप्ट कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर तुरंत ही मिनिस्टर को याद आता है कि अडॉप्शन के लिए सोमा को पहले शादी करनी होगी। सोमा एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर लिज के फादर टोमो को अडॉप्ट कर लें तो टोमो के आसपास रॉयल सिक्योरिटी होना बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। पर टोमो उनकी बात बीच में ही काट देती है और कहती है, मेरे मम्मी पापा अभी रेफ्यूजी कैंप में ही रहते हैं और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर सोमा हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, जब अडॉप्शन हो जाएगा तब तुम्हारे मम्मी पापा भी राजा के रिश्तेदार बन जाएंगे और वो लोग भी यहाँ महल में शिफ्ट हो सकते हैं। टोमो खुशी से चीख पड़ती है और दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर कहती है, आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू। थोड़ी देर के बाद जब सोमा लिज के रूम में आराम कर रहा होता है तब सोल्जर्स आकर बताते हैं कि पोंचो अपने मिशन से वापस आ गया है। सोमा और लिज तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। सब लोग बैठे होते हैं और पोंचो सबसे पहले सोमा का शुक्रिया अदा करता है। उसने उसे रॉयल वारंट दिया जिसकी वजह से उसका ट्रैवल बहुत ही फास्ट और इजी हो गया। लेकिन जब पोंचो अपना लाया हुआ डिश सबके सामने रखता है तो सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो डिश एक स्लाइम मॉन्स्टर होती है। सबका चेहरा बहुत ही बिगड़ जाता है और पोंचो एप्रन पहनता है और स्लाइम को टेबल पर फैलाता है और उसे नूडल जैसे पतले स्लाइसेस में काट देता है। फिर वो उसे पानी में डालकर सॉल्ट में बॉईल करता है और थोड़ी वेजिटेबल्स और स्टॉक भी मिला देता है। जब फाइनल डिश तैयार होती है तो देखने में कोई भी पसंद नहीं करता, पर सोमा कहता है कि ये डिश तो बिल्कुल उसके वर्ल्ड के रामेन जैसा लग रही है।
वो एक चम्मच उठाता है, टेस्ट करता है और बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। टेस्ट बिल्कुल भी रामेन जैसा ही होता है। सोमा खुशी खुशी शुरू करता है और धीरे धीरे सब लोग भी ट्राई करते हैं और सबको वो डिश बहुत ही पसंद आने लगती है। ब्रॉडकास्ट वहीं पर खत्म होती है और उसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। पूरे शहर के रेस्टोरेंट्स उस डिश को बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग नए आइडियाज मिलाकर नए डिशेस भी बनाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एक गार्ड थ्रोन रूम में आता है और कहता है कि प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं। सोमा तुरंत कोर्ट रूम में जाता है और वहां पर वह देखता है कि प्रधानमंत्री और कोच उसके सामने झुके हुए हैं। सोमा कहता है, खड़े हो जाओ, जो कहना है कह दो। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि उसे लगता है कि अब समय आ गया है कि वो फॉर्मर किंग की तरह अपना पद छोड़ दें ताकि नए लोग नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो कहता है, ओल्ड स्कूल मेथड्स अब काम नहीं आ रहे और नए ब्लड को मौका देना चाहिए। सोमा ये सुनकर काफी सरप्राइज्ड होता है। वो पूछता है, आपके जाने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि आप जितना स्मार्ट और वाइज हो। मिनिस्टर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने केज को अपना अप्रेंटिस बनाकर रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस पद के लायक है। सोमा केज की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर उसे लगता है कि शायद सच में केज ही पद के लिए बेस्ट चॉइस है। वो प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता है और केज को नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर देता है। केज हल्का सा झुककर सोमा का शुक्रिया अदा करता है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, आप आज पूरा दिन रेस्ट कीजिए। आप लगातार काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप थक जाएंगे और उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। सोमा पहले हेजिटेट करता है। उसके मन में किंगडम के काम की चिंता होती है, लेकिन केज उसे कॉन्फिडेंटली कहता है, आज का काम मैं संभाल लूंगा, आप बस आराम कीजिए। अगली सुबह सोमा उसकी बात मान लेता है और लीज के साथ एक छोटी सी डेट प्लान करता है। आयशा उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ होती है। लिज पहले सरप्राइज हो जाती है और पूछती है, तुम ठीक हो? तुमने कभी ब्रेक नहीं लिया? सोमा मुस्कुराता है और कहता है, सब ठीक है, बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। लिज थोड़ी देर सोचती है और फिर प्लेफुल अंदाज में कहती है, क्यों ना हम किंग और क्वीन बनकर बाहर जाएं? तभी वह एक मिलिट्री स्कूल की यूनिफॉर्म निकालती है और एक सोमा को देती है। एक खुद पहन लेती है। दोनों सिंपल स्टूडेंट्स की तरह तैयार होते हैं। आयशा को बॉडीगार्ड बनाकर वो लोग शहर की तरफ निकलते हैं। कुछ देर घूमने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि चुआ के कैफे में चलना चाहिए। वहां जाकर वो कोर वाले पाथ में बैठते हैं, स्नैक्स ऑर्डर करते हैं और एक रिलैक्स्ड माहौल में देश के हालात पर बातचीत करते हैं। तभी बगल के टेबल से तेज आवाजें आने लगती हैं। एक लड़की और एक लाल बालों वाला लड़का आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। लड़की का नाम होता है काइड और लड़के का नाम हैल। हैल गुस्से में कहता है, मैं इस नए किंग पर ट्रस्ट नहीं करता। वो तो खुद इतना यंग है, उसे पॉलिटिक्स और बैटलफील्ड की क्या समझ होगी। काइड उसे रोकते हुए कहती है, चुप रहो हैल, नया किंग बहुत इंटेलिजेंट है, स्ट्रेटेजिक है और अब तक बहुत अच्छा काम कर चुका है। हैल, जिसमें यूथ का जोश होता है, कहता है, मुझे बस बैटलफील्ड चाहिए। मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। मैं मिड ऑफ काम की आर्मी में शामिल होने जा रहा हूँ। काइड शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में कहती है, ऐसा कभी मत करना। ड्यूक ऑफ काम ओपनली राजा के खिलाफ रिबेलियन कर रहा है। लेकिन हैल चिल्लाकर कहता है, जो मुझे सही लगेगा वही करूंगा। ये किंग किसी भी चीज के लायक नहीं है। अब सोमा से यह सब सहन नहीं होता। वह टेबल से उठकर सीधा हैल से पूछता है, तुझे क्या प्रॉब्लम है नए किंग से? हैल गुस्से में कहता है, तू है कौन? लेकिन काइड उसे देखकर कुछ कंफ्यूज्ड हो जाती है, जैसे उसने सोमा को पहले कहीं देखा हो। इसके बाद सब लोग एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं और बातचीत शुरू होती है। हैल एटीट्यूड में रहकर सोमा से उलझने लगता है, लेकिन आयशा उसे तुरंत पकड़ लेती है, एक ट्विस्ट देती है और अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देती है। सोमा कहता है, छोड़ दो, इतना काफी है। लोकेट एक साइड में खड़ा सब कुछ देख रहा होता है और थोड़ा डर भी जाता है कि कहीं हैल को चोट ना लग जाए। अब सोमा सीरियस हो जाता है और हैल से कहता है, अभी नहीं पहचाना मुझे? हैल अचानक शॉक में आ जाता है और समझ जाता है कि सामने किंग सोमा खड़ा है। उसकी आवाज का टोन बदल जाता है। सोमा उससे कामली पूछता है, तुम ड्यूक ऑफ काम के पास क्यों जाना चाहते हो? हैल डर के मारे कुछ नहीं कह पाता। सोमा कहता है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। डिसीजन हर किसी का अपना होता है, लेकिन सोच लो, अगर तुम उस साइड गए तो तुम्हें काइड के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट नहीं भी लड़ोगे तो कोई और जरूर लड़ेगा, और अगर उस बैटल में काइड को चोट लगी तो तुम उसे बचा नहीं पाओगे। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें उसे बचाने नहीं देंगे, चाहे वो मर भी रही हो। यह सुनकर हैल चुप हो जाता है, शौक में आ जाता है और काफी देर बाद फैसला करता है कि वह सोमा और काइड के अगेंस्ट नहीं लड़ेगा। सोमा खुश होता है और थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सोमा लिज के साथ टी पी रहा होता है और बताता है कि उसकी डार्क मैजिक अब काफी इंप्रूव हो गई है। अब वो एक साथ 4 इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तभी एक अर्जेंट मैसेज आता है। उसे कोर्टरूम में बुलाया गया होता है क्योंकि मैग्ना हाउस का प्रेस्टिजियस हेड उससे मिलने आया होता है। और तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि हैल पहले से वहां मौजूद है। चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं। गुला और कैट भी वहां होते हैं, दोनों सिर झुकाए खड़े होते हैं। सोमा अपने थ्रोन पर बैठता है और गुला माफी मांगता है। वह कहता है, मुझे नहीं पता था कि हैल ऐसी बातें कर रहा है, ये सब मुझे काइड ने बताया। फिर वह सोमा के पास आकर कहता है कि उसने हैल को सब समझा दिया है और रिक्वेस्ट करता है कि उस पर कोई हार्श एक्शन न लिया जाए। वह प्रॉमिस करता है कि मैग्ना फैमिली हमेशा सोमा के साथ खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सोमा उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि हैल को पनिश करने का कोई इरादा नहीं था, और वैसे भी जितनी डांट गुला ने उसे दी
वो काफी है। फिर सोमा उसे बताता है कि वह काइड को अपनी रॉयल गार्ड का मेन मेज बनाने जा रहा है और हैल को रॉयल आर्मी में ऑफिसर की पोजीशन देगा ताकि दोनों साथ रह सकें और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। कुछ दिनों बाद पेपर वर्क पूरा हो जाता है। जो थोड़ा बहुत काम बचा होता है उसे सोमा अपनी डार्क मैजिक से कंप्लीट कर देता है, जिससे एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद वो एक बड़ी मीटिंग बुलाता है उन सभी लोगों के साथ जो पेपर वर्क में लगातार काम कर रहे थे। जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो सोमा एक पावरफुल स्पीच देता है। तुम लोग इस किंगडम का असली ट्रेजर हो। तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू कर पाऊंगा जो इस देश के फ्यूचर को सिक्योर करेगा और फूड शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इसके बाद वो सबको एक हफ्ते की छुट्टी देता है और कहता है, मैं तो सबको एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल किंगडम के पास फंड्स नहीं है, इसलिए उसकी जगह रॉयल वाइन सेलर में जाओ। वहां की सबसे बेस्ट विंटेज वाइन तुम्हारे लिए है। एक एक बॉटल उठाओ और जो मन करे वो करो, चाहे बेच दो या खुद पी लो। यह सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और थैंक यू कहते हुए तुरंत वाइन सेलर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब लिज थोड़ा सीरियस हो जाती है और पूछती है, क्या उन्हें छुट्टी देना सही डिसीजन था? अभी भी काफी काम बाकी है। सोमा हंसते हुए कहता है, थोड़ा रिलैक्स करो लिज, काम सही स्पीड में चल रहा है। फिर वह उसे अपना नया प्लान बताता है, एक कोस्टल विलेज में नया पोर्ट बनाने का, जिससे किंगडम के लोग ट्रेड ग्रो कर सके। वही विलेज एक नया ट्रेडिंग टाउन बन जाएगा जहां लोगों को जॉब्स मिलेंगी। वो ये भी बताता है कि कोई भी फॉरेन शिप वहां आकर ट्रेड करेगी तो उसे टैक्स और टोल देना होगा, जिससे इलीगल ट्रेडिंग काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर कोई शिप फूड क्रॉप्स लेकर आएगी तो उसे बहुत लो टैक्स देना होगा, जिससे कंट्री की फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकेगी। सोमल इसको समझाता है कि सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है और इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड फूड की है। यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा चैनल चल रहा है। थैंक यू सो मच।